जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ अभी डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 फिजिक्स का। पेपर 2 के हम सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे ना पेपर का। तो पेपर की अगर आप बात करेंगे, पेपर वाज गुड। ऑब्वियसली जैसे हर एक हमेशा बात ये होती है कि हर एक पेपर में आपके पास में 50-60% के आसपास इजी रहता है। इसमें उतना पोर्शन नहीं है बिकॉज पेपर टफ था ये, तो थोड़ा कम है आपके पास में 40 के आसपास वो होगा। तो देखिए, आसान सवाल तो हर एक पेपर में होते हैं, इसमें भी थे, पर इसमें दिक्कत यह है कि वो आसान सवाल बहुत पीछे थे। जैसे मान लीजिए आप इसमें देखें, स्टार्टिंग में आपको सिंगल डिजिट के आंसर वाले सवाल दिए गए, मतलब जो आपके इंटीजर टाइप थे सिंगल डिजिट। अब इसके 6 सवाल थे और 6 के 6 अच्छे सवाल थे। 6 उसमें कुछ में दिक्कत भी है, 2-3 सवाल में कंट्रोवर्सी भी है। तो 6 सवाल अब आपको दिए और 6 के 6 टफ थे। तो आदमी पहला करता है, अरे यार ये भी टफ, दूसरा करता है वो भी टफ, तीसरा करता है वो भी टफ, मतलब तीसरा कैलकुलेटिव टफ है, तीसरा वैसे टफ नहीं है। तो ऐसे करते करते आदमी हौसला खो देता है, उस वजह से दिक्कत है। आसान थोड़े पीछे हैं सवाल इसमें। तो अगर मैं हम बात करें तो आप देखना चाहे कौन सा पेपर कौन सा टफ है कौन सा इजी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जो दिक्कत वाले सवाल हैं जिसका मतलब आंसर अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि भाई जेईई क्या देगा उसका आंसर या फिर बोनस करेगा, उसमें दिक्कत है सवाल में। पहले सवाल में आपके पास में दिक्कत है, जो फर्स्ट सवाल है उसमें दिक्कत है। उसका आंसर जो इंटीजर आ रहा है वो कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके आ रहा है, कुछ हमें कंडीशन और माननी पड़ेगी, पर वो कंडीशन पता नहीं, क्योंकि उसमें जो सवाल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं कोई कंडीशन एनालाइज करनी चाहिए। और अगर आप बात करें सेकंड सवाल भी मीडियम लेवल का था, मतलब वो इजी कैटेगरी में नहीं था आपके पास में, क्योंकि उसका एनालिसिस करना कि भाई साहब किस तरीके से विंड फ्लो कर रहा है वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो अगर हम बात करें कि एक एवरेज बच्चे जो सवाल नहीं होंगे, एक एवरेज बच्चा जिससे दो सवाल करने में दिक्कत होगी, तो पहले में दिक्कत हो सकती है, दूसरे में दिक्कत हो सकती है। इसमें थोड़ी वैसी दिक्कत है तो इस पर स्टार मार्क कर देते हैं। तीसरा कैलकुलेटिव टफ था, मतलब कैलकुलेशन जिसकी टफ थी, अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन से सवाल था आपका? थर्ड ऐसा था जिसकी कैलकुलेशन टफ थी। फोर्थ में भी आपके पास में एक सीरीज बनती है, अगर उसका एक्सप्रेशन आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, तो ये कैलकुलेशन टफ हो गया आपके पास में। फिफ्थ की भी कैलकुलेशन टफ थी, मतलब कंसेप्ट इजी था पर कैलकुलेशन टफ थी। सिक्स के अंदर आपके पास में 6 मीडियम की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं, 6 इज मीडियम कैटेगरी। अब इसको मीडियम में इस वजह से डाला क्योंकि यार इसमें भी एक्चुअली दिक्कत है 6 वाले प्रॉब्लम के अंदर। 6 वाले प्रॉब्लम में भी मतलब अगर आप ये माने कि भाई साहब प्रोसेस आइसोथर्मल है तभी वो सोल्व होगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो है, पर सब आइसोथर्मल प्रोसेस लेके कर रहे हैं इसको। क्योंकि अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कंसीडर करेंगे, आप वर्क में ग्रेविटी कंसीडर करें, तो आपको पता होगा गैस किस टाइप की थी, मोनो थी, डाया थी, वो भी सवाल में गिवन नहीं है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। पर मुझे लग रहा है कि उसमें वो अगर हम कुछ नहीं गिवन होता तो गैस को मोनोटोमिक मान के करेंगे तब भी उसका आंसर पहले वाले से मैच ही कर जाता है आपके पास। तो 6 फंसना नहीं चाहिए, 6 का आंसर तो सेम ही रहेगा। पर कंसेप्चुअल वाइज अगर आप देखें, जो आप कहीं से भी आप देख रहे होंगे सॉल्यूशंस वगैरह, तो उसमें वो सब लोग बोलते हैं वैसे आइसोथर्मल है, पर आइसोथर्मल कहीं गिवन ही नहीं है ना, कहां लिखा हुआ है आइसोथर्मल है प्रोसेस। वर्क बाय ग्रेविटी आएगा तो कुछ एनर्जी चेंज होगी भाई साहब, वो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की किसी ने। तो 6 सवाल में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, तो अगर आप उस एम्बिग्यूटी को ना कंसीडर करें, आपके दिमाग में इतना नहीं चमके, आप फटाफट कर दे आइसोथर्मल लेके, तब तो सवाल इजी है। पर वो उसमें दिक्कत है, अगर आप सही ढंग से सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ मास्टर सही बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 7 की अगर आप बात करें तो कैलकुलेशन टफ था आपके पास में। अभी तक बच्चों कोई भी सवाल हमें इजी कैटेगरी में नहीं आया, ये इजी हो सकता था अगर आप दिमाग ना लगाएं तो। 7th भी आपके पास में कैलकुलेटिव टफ था आपके पास में, ऐसा एक प्रोसेस हमने देखा है, पर ये कैलकुलेशन इसकी अच्छी थी। इजी की कैटेगरी में अगर आप डालें कि जिसको हम कर सकते हैं, 7 सवाल को आप कर सकते थे। अब दिक्कत क्या हुआ, देखिए 6 सवाल तक आपके पास में इंटीजर टाइप थे, और इंटीजर टाइप हमेशा लोगों को लड्डू टाइप रखता है, भाई सिंगल डिजिट है तो सोल्व करेंगे, सिंगल डिजिट आंसर आएगा, बात बन जाएगी। तो बस उस मतलब हमें ये रहता है सिंगल डिजिट आसान रहेगा। मल्टीपल करेक्ट से हम थोड़ा डरते हैं बिकॉज उसमें सारे ऑप्शन देखने पड़ते हैं, पर इजी सवाल है मल्टीपल करेक्ट में है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी। बच्चे का हौसला टूट जाएगा, हुआ मतलब मे भी शायद बच्चा डिमोटिवेट हो गया हो। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा पेपर में मोटिवेशन हाई रखिए। आप हमेशा आसान सवाल ढूंढिए, आसान मिलेगा ही मिलेगा आपको, पर 6 सवालों तक हौसला बनाए रखना, उसके लिए आपको फाइटर होना चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि आप हारे ना, तभी आप ये कर सकते थे। क्लियर? और ये जैसे मल्टीपल करेक्ट में आसान आ गया, तो पता मतलब थोड़ा रहना चाहिए आइडिया भी, क्या पता अगर सिंगल डिजिट टफ आया तो कोई तो आसान आया होगा। जैसे कई बार मान लीजिए ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए भाई साहब, अगर ये टफ है, मतलब ये सब सवाल, मतलब स्टार्टिंग के 6 सवाल टफ है, तो आगे आसान होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमेशा कभी पूरा पेपर टफ आ ही नहीं सकता ना। तो 7th आपके पास में इजी था, सॉरी 7th नहीं, दैट इज 8th आपके पास में इजी था। 9th आपके पास में इजी था, रोटेशन का सवाल था, बेसिक पता होगा तो इजीली हो जाता है वो सवाल। 10th आपके पास में एक्सरे का था, वो भी इजी था। अब देखते हैं जो आपके इसमें 11th प्रॉब्लम था, ये मतलब जो हम 11th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये ऐसा आपको क्लास में करवाया जाता है, ये अपने नोट्स में से सवाल था, 11th डिट्टो अपने नोट्स में किया हुआ ये सवाल, तो ये आपके आसान सवाल थे। अब हम चलते हैं 12th के अंदर। तो 12th के पहले 3 पर थोड़ा सा अगर आपने काइनेमेटिक्स में इरोडोव के सवाल कुछ लगाए हुए होंगे,
जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं दिखाई देती है, तो उसके हिसाब से वो था। तो हम इसे मीडियम कैटेगरी में डाल रहे हैं 12th को। आगे बढ़ते हैं। 14th की अगर आप बात करें दैट इज इजी, 14th आपके पास में इजी था। 15th की आप बात करेंगे तो 15th में जैसे एरर के टाइम में लोग जैसे सी इक्विवेलेंट निकालते वक्त जैसे हम देखते हैं कि किसी भी एक एक्सप्रेशन में एरर निकालनी है, p इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे कुछ लिखा होता है। एक्स और वाई डायरेक्टली रेट नहीं होने चाहिए ना आपके पास में, अगर डायरेक्टली रेट होंगे तो आप इसमें एरर नहीं बता सकते। तो एक इसमें सीधी मिस्टेक है जो लोग कर सकते हैं, इस वजह से अपने इसको इजी कैटेगरी से हटा के मीडियम कैटेगरी में डाल रहे हैं। बिकॉज एरर निकालते वक्त आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला यूज करें दिक्कत है, बिकॉज ऊपर वाले नीचे वाले टर्म में आपस में रिलेशन है, आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर आप ये करेंगे तो आपको सही रहेगा। तो 15th को हमने इजी मीडियम कैटेगरी में डाला है। फिर हम बात करते हैं 16th इज इजी। 16th प्रॉब्लम आपके पास में इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर वो इजी था। 17th आपके पास में डिफिकल्ट की कैटेगरी में था। और अगर आप बात करेंगे 18th यार, अगर आपका मतलब ये चीज क्लियर है कि आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्लियर है तो सवाल टफ नहीं था, सवाल इजी ही था 18th आपके पास। तो इसको 18th को मीडियम में डाल देते हैं। चलो 18th को मीडियम में डाल, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग अगर आप सही ढंग से पढ़ा है तो आसान था सवाल, तो आप चाहे तो इजी में भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चों न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पर अब पढ़ा हुआ होता सवाल आसान ही कैटेगरी में रहता, ज्यादा टफ नहीं था वो सवाल। ये तो हो गया आपके पास में प्रॉब्लम नंबर 18 तक की बात। हो गए सारे सवाल हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिए आसान सवाल कितने हैं, 2 2 4 5 6 6 सवाल आपके पास में आसान थे। अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग क्लियर था 7 सवाल आसान थे, हम 6 मान के चल लेते हैं। 6 सवाल आपके पास में आसान थे, 18 में से 6 सवाल आपके पास में आसान थे। तो मतलब अप्रोक्स अगर आप इसमें देखें दैट इज अप्रोक्स 33% के आसपास पेपर इजी था, 33%। तो ये 33% तो अगर आप अचीव कर लेते तो इस पेपर के में 33% अच्छा ही था, मतलब कम नहीं था आपके पास में। और अगर आप देखेंगे इस वाली कैटेगरी में से, इसमें से अगर आप 1-2 सवाल उठा सकते थे तो आपके पास में एक मीडियम बच्चा 7 सवाल के आसपास करना चाहिए, 6 से 7 सवाल उसको कर लेने चाहिए थे। पर उसमें दिक्कत यही है, मैं समझता हूँ इस बात को कि भाई स्टार्टिंग में सारे टफ थे तो बच्चे क्या पता उसमें स्टक हो गए। और एक ये बोनस है हमारे पास में, तो ये भी हमें हेल्प करेगा। तो ये पेपर का एनालिसिस था बच्चों। आई होप, पता नहीं आप लोगों ने कैसा किया है पेपर। और जो लोग नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं वो देखिए कि भाई आपको हमेशा जेईई एडवांस नए सवाल दिखाएगी। मे बी अगर मुझे फिजिक्स पेपर आसान आ जाए, नए सवाल ना दिखाई दें आपको, तब बात अलग है। पर आपको हमेशा नए सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा आपको ऐसा नहीं भी कोई भी डाउट आया, डाउट आती है पूछ लेते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको सवाल से लड़ना चाहिए। अगर आप सवाल से लड़ सकते हैं तभी आप जेईई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ जेईई एडवांस में पेपर अच्छा आ गया तो आप खत्म हो जाएंगे, फिर आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। और ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, अब चौथा हो जाएगा, तो ये जगाए रखना, ये आपको ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपको सीखना चाहिए, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अपने 1 बाय 1 सब सवालों पर डिस्कशन करते हैं। बच्चों अभी हम 1 बाय 1 सब सवालों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, ये आपके पास में ऑप्टिक्स से रिलेटेड था ये वाला सवाल, और इसको बोनस कर दिया गया आपके पास में। बोनस ये इस वजह से हो गया बिकॉज इसमें पैरेक्सिड रेज का अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया गया था। पैरेक्सिड रेज का अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो रिजल्ट बदल सकता था, इस वजह से इसमें दिक्कत थी, तो इस सवाल को बोनस कर दिया। तो अब जैसे बोनस वाले सवाल में कई बार क्या होता है कि हमें देख के आइडिया लगता है बोनस होगा कि नहीं होगा, तो हम उस पर टाइम डिवोट कर देते हैं। आपको कभी दिक्कत हो, बहुत फंसे हुए सवाल दिखे तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर मान लीजिए किसी टाइम डिवोट किया था उसको भी बोनस मिल गया, जिसने नहीं किया था उसको भी बोनस मिल गया। तो अगर आप टाइम यहाँ बचा पाते तो वो ठीक रहता आपके पास में। बच्चों अगर हम सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे तो सेकंड प्रॉब्लम आपके पास में बर्नौली का सवाल था, बर्नौली थ्योरम का सवाल था। आपको बोला गया कि क्रॉस सेक्शन आपके पास ट्रेन का जो है वो कुछ गिवन है, दैट इज एसटी क्रॉस सेक्शन है आपके पास में, और ये वीटी स्पीड से मूव कर रहा है, और एक टनल के अंदर है, टनल का जो एरिया है आपके पास में दैट इज 4ST है आपके पास में। तो आपको बोला गया प्रेशर बताना है यहाँ पे और यहाँ इसके नीचे प्रेशर बताया, तो आप बर्नौली लगाते हैं तो ये सवाल आपसे हो जाता है। तो बर्नौली का एप्लीकेशन था, पर ये बर्नौली का स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ये रिलेटिव वाले का इसमें आपके पास में एप्लीकेशन है। तो आप बताइए, अच्छा था ये सवाल भी आपके पास में, अच्छा था, इसको आप इजी नहीं मान सकते, इसको मीडियम कैटेगरी में हम डालेंगे। फिर बच्चों अगर आप थर्ड प्रॉब्लम देखें तो थर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको ये बोला गया कि भाई 2 ऐसे प्लेट्स हैं और यहाँ पे इसको ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, तो इस प्लेट की वजह से आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए 2 फोर्स आएंगे, एक mg लग जाएगा आपके पास में और एक q लग जाएगा। इसको बैलेंस करके आपको इसकी वैल्यू निकाल के बतानी थी। तो ये सवाल आपके पास में मतलब उसे बोला गया कि बोल सारी टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रिएक्शन सब कुछ वैल्यू आपको गिवन है, तो ये सवाल किया जा सकता था। ये मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इस सवाल को आप अप्रोच कर सकते थे।
जैसे कि मैं पहले बता चुका, इसमें स्टार्टिंग वाले जो सवाल थे वो सबके सब अच्छे दे दिए, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी आपके पास में। फिर बच्चों अगर आप बात करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम को अगर हम देखें, तो फोर्थ प्रॉब्लम आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। मतलब ये जो सवाल है आपके पास में, इसमें गणित बहुत ज़्यादा है। जो फोर्थ प्रॉब्लम की आप बात करेंगे तो उसमें आपको क्या बोला गया, उसे बोला गया कि हॉट एयर बैलून है, उसमें कुछ पैसेंजर है, कुछ सैंड बैग्स हैं, और हर एक सैंड बैग का मास 1 kg है और टोटल मास 480 kg है। इफेक्टिव वॉल्यूम, बायएंड फोर्स का सब गिवन है। फिर क्या कर रहे हैं आप, उसमें मास को कम कर रहे हैं। मास को कम कर रहे हैं तो आपको एक्सप्रेशन ये लिखना है, F इज इक्वल टू ma, पर फोर्स यहाँ पे 2 है आपके पास में, mg भी है और बायएंड फोर्स भी है। इसके हिसाब से आपको सोल्व करना था। इसमें कैलकुलेशन है काफ़ी, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आपके पास में डिफिकल्टी कैटेगरी में चला जाता है, मीडियम डिफिकल्ट जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में अच्छी खासी थी आपके पास में इस प्रॉब्लम के अंदर। फिफ्थ प्रॉब्लम की आपको अगर आप बात करेंगे तो फिफ्थ प्रॉब्लम आपके पास में एक चार्ज था, उसको ऐसे अल्फा यहाँ पे जाके आपको बैलेंस करवाना था। पर इसका जो गणित था, अगेन इसमें गणित अच्छा था। आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपके पास में क्यू, और एक आपके पास में mg आ रहा है और एक टेंशन आ रहा है। तो ज्योमेट्री से आपको सब डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करनी थी, और सब डिस्टेंस वगैरह आप कैलकुलेट कर लेते तब जाके आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन मिलती। पर इसमें भी आपकी कैलकुलेशन फंसेगी, तो इस वजह से इस सवाल को करने में दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करें तो ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल था। इसमें बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ पिस्टन विस्टन रखा गया। पर इस सवाल में दिक्कत ये होगी कि ये सवाल बोनस हो गया। बोनस इस वजह से होगा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा भी जा सकता है, नहीं भी रखा जा सकता, दोनों केस आपके पास में संभव थे। तो उस वाले केस को उसने कंसीडर नहीं किया, इस वजह से इसके अंदर दिक्कत है आपके पास में। तो 6 प्रॉब्लम में आपके पास में बोनस था। बच्चों 7th प्रॉब्लम की आप बात करेंगे तो 7th प्रॉब्लम आपके पास में ऐसा है कि ये कंटेनर था, और इस कंटेनर में से इसको घुमा रहे हैं। एक इसकी इक्वेशन पूछी थी, ये इक्वेशन हमें क्लास में निकालनी बताई जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड आपका एच चैप्टर का एक्सप्रेशन पूछा था, वो आप इससे कर सकते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये एक्सप्रेशन आप यूज़ करते तो आपको इसका जवाब मिल जाता कि एच चैप्टर कितना आ रहा है। और ये जो इक्वेशंस थी ये हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे चल के प्रेशर लिखते हैं, तो इस वाली डिस्टेंस को आप कुछ x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये मतलब आपके पास में फ्लूइड्स और ऑप्टिक्स दोनों को मिक्स करके पूछा गया, और सवाल थोड़ा सा आपके लिए मतलब थोड़ा सोचने वाला हो सकता है, पर अगर आप सही ढंग से करेंगे तो हो जाएगा सवाल आपके पास। बच्चों अगर आप 8th प्रॉब्लम की बात करें तो 8th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, स्टूडेंट स्केट्स अप द रैंप एट एंगल 30 डिग्री। बॉटम पे जो वेलोसिटी है वो v0 है, और ये सेमी सर्कुलर पाथ एक्स वाई जेड में जाना चाहता है, तो एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल 4 टन। ये आपके पास में सिंपल सवाल था, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। आपको ऐसे बोला गया इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऐसे ट्रेजेक्ट्री बना दी, यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे जाए, कुछ ऐसा आ गया आपके पास में। तो यहाँ पे एक तो आप सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन mv²/r के बराबर कर दीजिए, तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो उससे जवाब मिल जाएगा। तो ये वाला सवाल अप्रोचेबल था, ये सवाल आसान था, इसमें आप इजीली कर सकते थे इसको। फिर बच्चों अगर आप 9th प्रॉब्लम की बात करें, 9th प्रॉब्लम बोला गया, ए रोड ऑफ मास m लेंथ l pivoted at one of its end hanging vertically, a bullet of some mass is moved with velocity v horizontal at distance x। अच्छा, तो ये आपके पास में कोलिजन का सवाल था। जो रोटेशन में हम कोलिजन की बात करते हैं, यहाँ पे अब चिपक जाएगा आके आपके पास में, ये v वेलोसिटी से कुछ आया आके यहाँ पे चिपक गया, फिर ये ओमेगा से घूमना शुरू करे, तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आसान है, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसे सेम डिटो केस हम क्लासेस में करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई रोड से कोई मास वास आगे टकरा रहा है तो किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10th। बच्चों अगर 10th प्रॉब्लम की आप बात करें तो एक्सरे का सवाल है आपके पास में। क्या बोला गया था, इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड कैरिंग ए करंट I हिट एनोड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, और इफ फिलामेंट करंट I रेड्यूस टू द। बच्चों ये आपके पास में बेसिक सवाल है आपके पास में। अगर आपने एक्सरे की थ्योरी से ढंग से समझी थी, एक्सरे में आपको समझ में आता है कि भाई करंट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर पर सेकंड जाके हिट कर रहे हैं, वो आपके पास में करंट के कोरस्पोंडिंग है, और जो एनर्जी है वो सबके सब फोटोन में निकली, तो वहाँ से लैम्बडा कट ऑफ मिलता है। तो अगर आपने बेसिक चीज़ें एक्सरे की देखी हुई होगी तो ये सवाल आप कर सकते थे। फिर बच्चों अगर अपने बात करें 11th प्रॉब्लम की, तो 11th में क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम द एयर। तो
तो ये डिट्टो सवाल क्लास में होता है आपके पास में, ऐसा सवाल कि इसको ऐसे रख दिया। पहले क्या था आपके पास में, यहाँ पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे mg लग रहा था, यहाँ पे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे mg लग रहा था, ठीक है। अब अगर आप इसको किसी मीडियम में लेके चले जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा F/K, ये वाला नेट फोर्स बन जाएगा F/K, और यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा mg, और ऊपरी तरफ एक बाइंड फोर्स, ये केस का। ये डिट्टो सवाल हमें क्लास में करवाया जाता है, तो ये वाला सवाल तो रेंज में था, ये सवाल आपसे होना भी चाहिए था। अच्छा, फिर अगर आप बात करेंगे 12th प्रॉब्लम की, तो 12th प्रॉब्लम में आपको बोला गया स्टार्टिंग एट t is equal to 0 from origin with speed 1 meter per second a particle follow two dimensional trajectory in xy plane so that the coordinate rated coordinate आपको गिवन है y is equal to x square by 2, ये आपको गिवन है, और ax और ay के आपको रिलेशन पूछे गए हैं। अब बच्चों इस तरीके का सवाल हम काइनेमेटिक्स के अंदर करते थे, इरोडोम में इस टाइप के प्रॉब्लम आपको कई मिलेंगे। यहाँ पे ये ट्रेजेक्टरी थे, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy आएगा, ये यहाँ पे बनेगा 2x vx आएगा आपके पास में, आप पे डिफरेंशिएट करें तो ay बनेगा ax बनेगा, तो हो जाएगा आपके पास। तो ये मतलब ये इरोडोम मतलब काइनेमेटिक्स के अच्छे सवालों में ये था, पर इस तरीके के सवाल अच्छे बच्चे इसमें करवाए जाते हैं, तो अगर आपने देखे हुए होंगे तो आपको हिट कर जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में, इसमें भी अगेन आपके पास अप टू 2 डेसिमल था। सबसे पहला सवाल जो आपके पास में इसमें जो 13 नंबर प्रॉब्लम है, उसमें क्या बोला गया, ए स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर हैड रेडियस r, टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड वाटर टू बी p0, बबल नाउ कंप्रेस्ड टू एडियाबैटिक मैनर सच दैट रेडियस बिकम r-a। तो वर्क डन की उसने बात की थी, और जो वर्क डन आपके पास में आएगा वो वर्क डन क्या आएगा आपके पास में, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी होगा, वर्क डन होगा। एक इक्वेशन लिखें दैट इज p1 v1 टू द पावर गामा, p2 v2 टू द पावर गामा, ये दो इक्वेशन लगा के आप सोल्व करेंगे तो इसका जवाब तो आपको मिल जाएगा। फिर बच्चों अगर अपने 14th प्रॉब्लम में देखें तो इसने क्या बोला, इन बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन शोन इन द फिगर, द रेजिस्टेंस R3 हैज अ टेंपरेचर कोफिशिएंट एंड इफ R3 इज इंक्रीज्ड बाय द वोल्टेज डेवलप। ये सर्किट सोल्विंग है आपके पास में, सिंपल सर्किट सोल्विंग है। ये सवाल आसान था, सर्किट सोल्विंग का सवाल था। आप हर एक पॉइंट कोऑर्डिनेट्स सीखिए, नोडल मेथड सोल्व कर लीजिए, आपको करंट की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। इसमें कुछ है आपके पास में, मैं वो पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे केस हो तो हमें यही लगाना है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इससे आप एरर निकालिए, सही रिजल्ट आएगा। अगर आप इससे निकालेंगे C इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो इससे सही जवाब आएगा नहीं, बिकॉज जब आप P/Q की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है तो P और Q डायरेक्टली लिंक नहीं होने चाहिए, यहाँ पे P और Q डायरेक्टली लिंक है। इस वजह से जब आप एरर निकालो तो इसमें आप एरर निकालिएगा, तभी आपको सही जवाब मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 15 की बल्क मॉडुलस का सवाल है। आपको गिवन है कि बल्क मॉडुलस वैसे पता है हमें, पर वो गिवन भी है, दैट इज माइनस dp डिवाइड बाय dv बाय v, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता है बल्क मॉडुलस का, और वो आपको सवाल में गिवन भी है। अब इसने क्या बोला कि जो ब्लॉक है आपके पास में, एक उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और उससे सरफेस ऑफ अर्थ पे अब उसे 5 किलोमीटर डीप ओशन में लेके गया, जब मतलब लेके गए। एवरेज डेंसिटी पानी की आप माने 1000, तो प्रेशर चेंज देखता हूं कितना है, तो डेल्टा पी आपके पास जो है इज रो जी एच आएगा ना, तो रो की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10, और 5 किलोमीटर है तो ये 5000 हो गया। ये तो आ गया प्रेशर में चेंज, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम पता था, बीटा की वैल्यू पता है, तो बीटा की वैल्यू आपके पास में है दैट इज 70 गीगा पास्कल। अब गीगा पता होना चाहिए भाई, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, 1 गीगा इज इक्वल 10 टू द पावर 9। समझ में आ गई बात, ये पता होना चाहिए। तो ये आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशन है, तो ये इसको अगर आप लिखेंगे डेल्टा पी दैट इज 1000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5000 डिवाइड बाय डीवी बाय वी, डीवी बाय वी। अब देखिए यहाँ पे कुछ 3 4 5 और एक 6, 3 तो 6 7 जीरो तो यहाँ पे उड़ा दिया हमने ना, तो इसकी जगह सिर्फ यहाँ पे 100 बच गया, ठीक है। और इसको अगर देखेंगे ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए v डिवाइड बाई dv आपके पास में आ रहा है 1400, ठीक है जी। अब हमें dv निकालना है, तो dv आपके पास में कितना आ जाएगा, दैट इज v, वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, तो ये 1 डिवाइड बाई ये ऐसा कुछ बन गया। अब dv क्या लिखेंगे, देखिए अगर आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम इज x क्यूब, तो अगर आप dv देखेंगे तो कितना बने, 3x² dx, 3x² dx, तो इसको लिख दिया दैट इज 3a² और da लिख दिया, x की जगह a लिख दिया बिकॉज a मेंशन है सवाल में, इज इक्वल टू 1/1400। तो
तो अब देखिए इसकी वैल्यू है वो मीटर में है, आप मतलब ये ए है 1 मीटर, ए 1 मीटर आपके पास, तो ये डी ए कितना बन गया, इट इज 1 बाय मीटर, इतना है एरर में जो आपके पास में जो साइड में जो चेंज पूछा है वो इतना है आपके पास में। अब यार ये जो ऐसा एक्सप्रेशन है वो पूछ नहीं रहा, वो एमएम में पूछ रहा है, एमएम में पूछ रहा है डीए क्या हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 1200 mm, तो इन दो जीरो ने इनको उड़ा दिया आपके पास, तो डीए की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाय 42। इसको अगर आप सोल्व करते हैं ये वैल्यू आ 0.238, और अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.24। तो जब भी आपके पास 2 डिजिट तक पूछा है तो आपको हमेशा 3 डिजिट तक आंसर निकालने चाहिए, फिर उसको अप्रोक्सीमेट करना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा Z 0.24। तो इस सवाल में दो चीजें दिक्कत कर सकती है, गीगा नहीं पता होगा तब आप फंस जाएंगे, और ये रिजल्ट जो आपके पास में आ रहा है वो 0.23 करके छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 0.24 करना चाहिए। अब देखते हैं जेईई एडवांस क्या थोड़ी रेंज दे देता है क्या 0.2 के 0.24, क्या पता वो एग्जैक्ट जानना चाह रहा हो, तो वो देखना पड़ेगा कि फाइनल आंसर की क्या आती है। बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 17 की, बढ़िया सवाल था, ये ट्रेडिशनल सवाल नहीं है ना, ऐसा नहीं करवाते, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, पर कंसेप्ट अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्लियर है तो सवाल आप कर सकते थे, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप डालते सवाल हो सकता था। तो इसके डिफिकल्ट की कैटेगरी में ना, ये इजी कैटेगरी में नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट जल्दी सी लोगों को सोचना पड़ता है, मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम है, वैसे कैलकुलेटिव टफ नहीं है, बताया नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कम ही है, पर वो सोचना जाके वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है उस प्रेशर के अंदर। तो आपके पास में ये बोला गया कि यार यहाँ पे ये सर्किट है, एक ये वाला सर्किट है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये दोनों इंडक्टर है आपके पास में, और यूनिट की इंडक्टेंस गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दी, इसमें सवाल थोड़ा सा अच्छा बन गया। अब आपसे बोल रहा है कि यार पूछ क्या रहा है आपसे कि द वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर बाय द टाइम द करंट रीच देयर स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब देखिए यार अगर आप देखेंगे तो इनिशियली करंट 0 था, फिर फाइनली करंट इसमें बन जाएगा 1 एम्पियर, इसमें अगर आप देखें तो इनिशियली 0 था, फाइनली आपके पास में बन जाएगा ये रेजिस्टेंस 10 ओम में तो 2 एम्पियर बन जाएगा, ऐसा कुछ सेटअप है आपके पास। देखिए अब ये जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट इसमें ऐसे जाता है इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा ना इसको, तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, इसमें करंट ऐसा जा रहा है तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? अच्छा अब आप देखिए इसकी वजह से इन दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आना है, दोनों में मतलब दोनों लूप पास पास में, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमें कंसीडर करना है। तो अगर आप पूछो ईएमएफ अगर मैं बात करूं, ईएमएफ इस वाले लूप के अंदर ईएमएफ लिखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से लिखा, दैट इज LdI/dt L1 dI1 डिवाइड बाय dt, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से लिखना पड़ेगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें करंट ऐसे बढ़ रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ऐसे आ रही होगी ऐसे, और ये बाहर से देखेंगे तो कुछ ऐसी जाएगी, तो लग तो ऐसे रहा कि भाई इसको सपोर्ट, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से भी अपोज करेगा, दोनों सपोर्ट होना चाहिए आपके पास में, बिकॉज ऐसा एक इंडक्टर है आपके पास में, यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे इंडक्टर है, तो इसकी फील्डेंस अगर आप देखें तो ऐसे करके ऐसे निकलेगी, बिकॉज करंट इसमें ऐसे बढ़ रहा है ना आपके पास में, करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसा आके कुछ ऐसा जाएगा, और वो आपके पास में उस पर भी डिपेंड करता है भाई साहब कि जो इसका लूप का जो सेंस है वो सेंस किस तरीके का है आपके पास में, अगर सेंस ऐसे होगा तो ऐसे बन जाएगा, अगर सेंस ऐसे होगा तो ऐसे बन जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के दोनों केसेस आपके पास में यहाँ पे आ सकते हैं, तो L1 dI/dt प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस की दैट इज MdI2 डिवाइड बाय dt, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप इस वाले में देखेंगे तो उसमें MdI1 नहीं आता, अगर आप लूप 1 में देखें तो MdI2 आएगा ना, समझ पा रही है बात। म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब आप सेल्फ इंडक्टेंस में खुद का करंट आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे वाले का करंट आता है, तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट वाले के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे ईएमएफ इस वाले लूप के अंदर, तो इस वाले में दैट इज L2 dI2 डिवाइड बाय dt प्लस MdI1 डिवाइड बाय dt। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यार इसके अक्रॉस जो वर्क डन आ रहा है आपके पास में ईएमएफ के अक्रॉस, वो अब अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन फॉर्म होता है VIT ना, VIT हमने याद किया था, तो यहाँ पे E गिवन है आपको, तो E आ जाएगा, I आ जाएगा, टाइम को dt टाइम की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो I1 आएगा यहाँ पे, E1 I1, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा L1 I1 dI1 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा M I1 dI2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्क डन इट इज E2 I2 dt, इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा L2 I2 dI2 प्लस दिस विल बिकम M I2 dI1। अब हमें टोटल चाहिए ना, टोटल चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, हमें I1 की वैल्यू कहां से कहां तक है आपके पास में, दिस इज डी, हाँ
अगर आप I1 की वैल्यू देखें तो कहां से कहां तक है, पहले I1 की वैल्यू 0, अब I कितना बन गया, फाइनली 1 एम्पियर बन गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज, हम इसको लिख रहे हैं, दिस इज L1 I1 ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, L1 I1 dI1, ठीक है, वहां पे आ गया M I1, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये तो बन जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम हाफ L I1 का स्क्वायर, सही है, इसको इंटीग्रेट कर, दैट इज x dx है तो x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं तो क्या बन जाएगा, इट इज हाफ L2 I2 का स्क्वायर, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयर इज x dx है आपके पास, इट इज x स्क्वायर बाय 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ, m को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ I di2 I1 di2 प्लस दिस इज I2 di1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है यार। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस वाले टर्म को अगर आप देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ I1 I2, देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया ना हमने इसको, अगर आप खोलेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में बनेगा। अब देखिए कितना बन गया, हाफ L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, L1 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 1000, और I की वैल्यू कितनी है आपके पास, I की वैल्यू है 1 एम्पियर, क्योंकि इसमें स्टेडी स्टेट में 1 एम्पियर करंट आएगा, तो यहाँ पे ये 1 बन गया, प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, रेट 20 बाय 1000, और I की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2 एम्पियर ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 4, प्लस M, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करें तो I1 I2 बन जाएगा ना, तो M की जगह कितना है आपके पास, दैट इज 5 बाय 1000, और I1 I2 कितना आ गया आपके पास, I1 यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 2, तो यहाँ पे ये 2 आ गया आपके पास। तो हमें किस में चाहिए, मिली जूल में चाहिए, तो मिली जूल में चाहिए तो 1000 का कोई मतलब रहता नहीं है ना फिर, तो यहाँ पे ये बन गया, दिस इज 5 प्लस 40 प्लस 10, तो ये बन गया 55 मिली जूल, तो ये आपके पास में वर्क आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप माइनस लेके चलेंगे, माइनस क्योंकि वो आपको पता नहीं भाई साहब कि उसके सेंस कैसा है, अगर वो माइनस होगा तो यही जवाब आपके पास 35 बनता है, क्लियर है। तो कंसेप्ट तो थोड़ा सा क्लिक कर जाए, मतलब ये सोच पाना फिर ऐड करके इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना, थोड़ा सा उस टाइम इंटरवल में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, इस वजह से हम इसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। इस पेपर के लास्ट प्रॉब्लम पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉब्लम वाज सिंपल, अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का आइडिया है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या बोला गया, एक कंटेनर विद 1 kg ऑफ वाटर, यहां पे ऐसे एक कंटेनर में हम 1 kg पानी डाल देते हैं, 1 kg पानी है आपके पास, इस पे सनलाइट आ रही है और सनलाइट की जो पावर है, दैट पावर इज 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर, पर आपके पास में जो एरिया एक्सपोज्ड है वो एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, सही है। अब क्या बोला गया कि जो हीट लॉस हो रहा है आपके पास में वो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग ये होता है, दैट इज टेम्परेचर का जो फॉल का जो रेट होता है d थीटा बाय dt इज k मल्टीप्लाइड टेम्परेचर डिफरेंस, that is rate of fall of temperature is directly proportional to the temperature difference between the system and surrounding। और इस k की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है, इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, कोई कांस्टेंट है ना आपके पास, और k की वैल्यू सवाल में गिवन है 0.01, तो मैंने लिखा है d थीटा बाय dt आपके पास में आ गया, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। अच्छा अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, अब जो सन से हमें हीट मिल रही है वो हीट कितनी मिल रही है, तो अगर आप देखो पावर बाय सन कितना मिल रहा है हमें पर यूनिट टाइम, इसके ऊपर अगर देखें पावर तो हो गया पर यूनिट टाइम, मतलब इसको कितनी एनर्जी मिल रही है 1 सेकंड के अंदर, तो हमने लिखा 700, पर इसका एरिया ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 0.05, तो यहां पे ये 100 आ गया, ये यहां पे उड़ गया, 35 वॉट पावर आपको मिल रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर सन से कोई पावर नहीं आ रही होती, सुनना मेरी बात को, अगर सन से कोई पावर नहीं आ रही होती तो 1 सेकंड में इतना टेम्परेचर इसका फॉल हो जाता। तो अगर पूछता अगर सन से पावर नहीं आ रही होती तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा होता, तो उस वाले केस में क्या लिखते, m, क्योंकि इतना टेम्परेचर फॉल हुआ, मास कितना था m है, और स्पेसिफिक हीट s है d थीटा बाय dt, इतनी पावर ये एमिट कर रहा है आपके पास, दिस पावर एमिटेड, इतनी पावर एमिट कर रहा है इस टेम्परेचर पे, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, जितनी पावर एमिट कर रहा है उतनी पावर सन से मिल जा रही होगी इसको। तो अगर इतनी पावर एमिट कर रहा है तो यही पावर किसके बराबर हो रही होगी, जो सन से एब्जॉर्ब कर रहा है, सन से कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, 35 एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप पुट कर दीजिए, m की वैल्यू कितनी है 1 kg, s के सवाल में गिवन है 4200,
और ये आ गया डी थीटा बाय, दिस इज डी थीटा बाय डी टी ना। अच्छा, अब इसको किसके बराबर लिख देते हैं, डी थीटा बाय डी टी को इसको लिख देते हैं डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1000, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 1000। क्लियर है? डी थीटा बाय डी टी हमें नहीं चाहिए ना, हमें ये चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे ये 2 जीरो साफ हो गया आपके पास, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू जो आ रही है 350 डिवाइड बाय 42। ठीक, तो अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है आपके पास 8.33 डिग्री। तो यहां से मतलब ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पता है तो आप इसको इजीली प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने पेपर दिया है तो आई होप आप बढ़िया करके आए होंगे, और पेपर थोड़ा सा टफ की कैटेगरी में था तो मे बी शायद फिजिक्स में लोगों का स्कोर कम रहे, और बोनस कुछ आ गया तो मे बी थोड़ा सा उससे हमें हेल्प मिल जाए। जो लोग आपके पास में अभी नेक्स्ट ईयर में अपीयर होने वाले हैं तो वो देख लें कि भाई किस तरीके के सवाल आपके पास में आ रहे हैं। हमेशा सवाल में क्रिएटिविटी दिखाई देगी आपको, आप हमेशा तैयार रहिए कि आप जेईई के एग्जाम में जाएंगे कुछ नया दिखाई देगा, तो आप शुरू से हैबिट भी वैसे ही डालिए। मतलब हमारे साथ में एक दिक्कत भी है ना कि जैसे एक सवाल फंसता है हम मास्टर से पूछ लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप खुद को फाइट करना सीखना है। अगर आप फाइटर हैं अच्छे, आप सवालों से लड़ सकते हैं, तब आप जेईई एडवांस में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको ये हैबिट नहीं, सिर्फ देखे हुए सवाल आए, तो आपके लिए जेईई एडवांस नहीं है, फिर आपको जेईई मेंस में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट।